नमस्कार और इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और एक ऐसे किले की कहानी जानेंगे जो न सिर्फ अपनी भव्यता और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी एक बहुत ही अनोखी, मतलब लगभग अविश्वसनीय सी लगने वाली विशेषता के लिए भी मशहूर है। हम बात कर रहे हैं गागरोन दुर्ग की। जी हाँ, गागरोन। हमारे सामने इस किले से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं, जिनमें कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स और ऐतिहासिक विवरण शामिल हैं। ये स्रोत इसके लंबे इतिहास, इसकी खास बनावट और इसके सांस्कृतिक महत्व पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, काफी रिच जानकारी है हमारे पास। आज हमारा मकसद है इन स्रोतों की गहराइयों में उतरना और उन महत्वपूर्ण जानकारियों को सामने लाना जो हमें समझा सकें कि आखिर गागरोन दुर्ग इतना विशेष क्यों है। ये किला न सिर्फ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, हाँ वो भी है, बल्कि इसे राजस्थान के सबसे शानदार जल दुर्गों में से एक होने का गौरव भी प्राप्त है। सही कहा, जल दुर्गों में तो इसका नाम सबसे ऊपर आता है। और अब वो अनोखी बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, ये राजस्थान का शायद अकेला ऐसा प्रमुख किला है जिसे बिना किसी नींव के, मतलब सीधे चट्टान पर खड़ा कर दिया गया है ना कमाल की बात। हाँ, ये वाकई में हैरत अंगेज है। तो चलिए इसी आश्चर्यजनक पहलू से अपनी आज की पड़ताल शुरू करते हैं। ये किला राजस्थान के झालावाड़ जिले में है, सही है ना? बिल्कुल सही, ये झालावाड़ जिले में है और विंध्याचल पर्वतमाला की ही एक शाखा है। मुकंदरा की पहाड़ियां उन पर बना है ये। मुकंदरा हिल्स। अच्छा जी, कुछ पुराने दस्तावेज बताते हैं कि जिस जगह ये किला बना उसे पहले सामलजी या सामिल स्थान के नाम से जाना जाता था। सामलजी स्थान। हाँ, और जैसा आपने कहा, इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका जलदुर्ग होना। ये काली सिंध और आहू, दो महत्वपूर्ण नदियों के ठीक संगम पर बना है। काली सिंध और आहू, जी, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये, और इसी वजह से इसे जलदुर्गों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जरा सोचिए, पानी का ऐसा प्राकृतिक घेरा सुरक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। बिना नींव के किला, ये बात मुझे अभी भी हैरान कर रही है। क्या उस जमाने में ये कोई आम तकनीक थी या ये वाकई एक, मतलब वास्तुकला का अजूबा माना जाना चाहिए? नहीं, ये निश्चित रूप से आम बात नहीं थी, खासकर इतने बड़े पैमाने के किले के लिए तो बिल्कुल नहीं। हाँ वही तो। ये गागरोन के सबसे विशिष्ट और आप कह सकते हैं आश्चर्यजनक विशेषताओं में से एक है। इसे वास्तुकला का अजूबा कहना गलत नहीं होगा। इसका आधार वही कठोर प्राकृतिक चट्टान है जिस पर यह बना है। बनाने वालों ने शायद चट्टान की मजबूती पर ही पूरा भरोसा किया होगा और नींव की जो पारंपरिक प्रक्रिया है उसे गैर जरूरी समझा होगा। ये उनकी इंजीनियरिंग कुशलता और कह सकते हैं प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता का भी प्रमाण है। कमाल है। और सुनने में आया है कि इसके परकोटे यानी बाहरी दीवारों में भी कुछ खास बात है। आमतौर पर किलों में दोहरी दीवारें होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। हाँ, ये एक और दिलचस्प पहलू है। गागरोन में दो नहीं बल्कि 3 परकोटे हैं। 3? जी, 3, जो इसकी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाते थे। जो सबसे बाहरी और शायद बाद में बना परकोटा है उसे जालिम कोट या जालिम परकोटा कहा जाता है। जालिम कोट, ये नाम क्यों? इसका निर्माण कोटा के बहुत प्रभावशाली सेनापति और बाद में झालावाड़ रियासत के संस्थापक जाला जालिम सिंह ने कराया था। अच्छा, जाला जालिम सिंह, हड़ौती के इतिहास का एक बड़ा नाम। जी हाँ, वही। उन्होंने किले की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए ये तीसरा परकोटा बनवाया था। शायद इसीलिए उनके नाम पर जालिम कोट। समझ गए। तो उन्होंने भी इस किले के स्वरूप में अपना योगदान दिया। चलिए अब किले के अंदर झांकते हैं। सुना है इसके भीतर कई महत्वपूर्ण इमारतें और स्थान हैं। बिल्कुल, किले के अंदर इतिहास की कई परतें मौजूद हैं। जैसे एक बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा? हाँ, जिसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने? अच्छा जी, और औरंगजेब का नाम एक और महत्वपूर्ण स्थान से जुड़ा है, मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह, ये कौन थे? ये सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहा जाता है कि वो खुरासान से भारत आए थे और इनका पूरा नाम शायद मीठे शाह वली सरकार था। अच्छा, संत हमीदुद्दीन। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है, जैसा हमारे स्रोतों में भी बताया गया है, कि ये नागौर वाले प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी से अलग हैं। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये वो नागौर वाले संत नहीं है, ये अलग हैं। और रमजान में यहाँ उर्स भी लगता है। उर्स? जी हाँ, रमजान के महीने में यहाँ सालाना उर्स का आयोजन होता है, जो आज भी जारी है। ये दिखाता है कि किला सिर्फ
सामरिक महत्व का नहीं बल्कि आस्था का भी केंद्र रहा है। सही बात है। इसके अलावा कोटा के शासक दुर्जन साल हाड़ा ने यहाँ एक खूबसूरत मधुसूदन मंदिर का निर्माण करवाया था। मधुसूदन मंदिर, कोटा शासक ने। और वो महल जिनका जिक्र बार बार आता है, अचलदास खींची के महल। हाँ, अचलदास खींची के महल। ये किले के भीतर सबसे प्रमुख और बड़े रिहायशी निर्माणों में से हैं। ये उस वीर शासक की याद दिलाते हैं जिनके समय में गागरोन ने अपना पहला साका देखा था। साका, उस पे आएंगे अभी। जी। और किले के अंदर इतिहास की त्रासदियों के निशान भी हैं, जैसे जौहर कुंड। जौहर कुंड, हाँ, ये वो पवित्र स्थल है जहां माना जाता है कि वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला में कूदने से पहले स्नान किया था। वाकई किले का हर कोना किसी न किसी कहानी से जुड़ा लगता है। पानी के इंतजाम के लिए बावड़ी का भी जिक्र है और एक थोड़ी डरावनी सी जगह गीध कराई। हाँ, पानी के लिए किले में एक अंधेरी बावड़ी है, जो एक तरह का सीढ़ीदार कुआं होता है, स्टेप वेल जिसे कहते हैं। अंधेरी बावड़ी, जी। और गीध कराई वो जगह बताई जाती है जहां राजनीतिक बंदियों या देशद्रोहियों को पहाड़ से नीचे फेंककर मृत्युदंड दिया जाता था। ओ, काफी भयानक। हाँ, ये किले के कठोर न्याय या शायद क्रूरता भरे पक्ष को दर्शाता है। जरा सोचिए, एक तरफ मंदिर और दरगाह, दूसरी तरफ ऐसी जगह। ये मध्ययुगीन जीवन की जटिलताओं को दिखाता है ना? बिल्कुल। और आर्थिक पहलू, क्या किले का कोई आर्थिक महत्व भी था? सिक्कों का जिक्र आया था। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। गागरोन में कोटा रियासत की टकसाल यानी मिंट भी हुआ करती थी। टकसाल, यहाँ सिक्के बनते थे। जी, यहाँ गुमान शाही नाम के सिक्के ढाले जाते थे। अपनी टकसाल होना किसी भी रियासत की स्वायत्तता और आर्थिक शक्ति का प्रतीक होता था। तो गागरोन सिर्फ एक सैन्य चौकी नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी रहा। ये तो काफी दिलचस्प है। और संत पीपा जी, उनका गागरोन से क्या संबंध है? संत पीपा जी का गागरोन से बहुत गहरा नाता है। संत बनने से पहले वे यहीं के शासक थे, जिनका नाम राजा प्रताप सिंह खींची था। राजा प्रताप सिंह खींची बाद में संत पीपा बने। जी हाँ, राजपाट त्याग कर भक्ति मार्ग अपनाने के बाद वे संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी छतरी यानी स्मारक भी इसी दुर्ग परिसर में स्थित है। अच्छा। एक स्रोत तो ये भी बताता है कि किसी जमाने में यहाँ, सोचिए, 92 हिंदू मंदिर हुआ करते थे। 92 मंदिर? हाँ, और 100 साल का पंचांग भी रखा गया था। ये सब किले की सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि की ओर इशारा करता है। वाकई में। तो इस किले की कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी नींव किसने रखी, या यूं कहें कि नींव क्यों नहीं रखी, ये तो हमने जान लिया, पर इसे बनवाया किसने था शुरुआत में? प्रारंभिक इतिहास के बारे में थोड़ी कह सकते हैं अनिश्चितता है, लेकिन ज्यादातर स्रोत मानते हैं कि इसका निर्माण डोड परमार राजपूतों ने करवाया था। डोड परमार? जी, इसीलिए इसे पहले डोडगढ़ या धूलरगढ़ के नाम से जाना जाता था। डोडगढ़, धूलरगढ़। हाँ, एक स्रोत 12वीं शताब्दी में बिजलेब देव डोड द्वारा निर्माण का जिक्र करता है, जबकि कुछ अन्य स्रोत निर्माण की शुरुआत 7वीं-8वीं शताब्दी में बताते हैं, जो 14वीं शताब्दी तक चला। स्थानीय लोग इसे डूंगरगढ़ भी कहते थे। तो शुरुआत डोड परमारों से हुई। परमारों के बाद फिर यहाँ खींची चौहान कैसे आए? 12वीं शताब्दी के अंत या 13वीं शताब्दी की शुरुआत में देवेंद्र सिंह खींची, जिन्हें कुछ स्रोतों में देवर्ण सिंह भी कहा गया है, नाम के एक महत्वाकांक्षी राजपूत सरदार ने तत्कालीन डोड शासक बिजलदेव को युद्ध में परास्त कर इस किले पर अधिकार कर लिया। अच्छा, तो खींची वंश की शुरुआत देवेंद्र सिंह से हुई। जी, और कहा जाता है कि देवेंद्र सिंह खींची ने ही इसे गागरोन नाम दिया। ये नाम शायद गरगरार शब्द से बना हो, जिसका मतलब गड़गड़ाहट हो सकता है, संभवतः पास बहती नदियों की आवाज के कारण। गागरोन, गरगरार से, ये भी एक रोचक थियरी है। तो यहाँ से खींची राजवंश का शासन शुरू हुआ, जो लगभग 300 सालों तक चला। इस दौरान कौन से प्रमुख शासक हुए? खींची वंश ने गागरोन को अपनी राजधानी बनाकर लंबे समय तक शासन किया। कुछ प्रमुख शासकों में जैत्र सिंह खींची का नाम आता है। जैत्र सिंह खींची? हाँ, जिन्होंने 1300 ईस्वी के आसपास दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। अलाउद्दीन खिलजी से भी मुकाबला हुआ? जी। फिर प्रताप सिंह खींची हुए, जिन्होंने राजसी वैभव त्याग कर संत पीपा के रूप में अमरत्व प्राप्त किया। उनका जीवन त्याग और भक्ति की एक अद्भुत मिसाल है। मतलब संसारिक मोहमाया छोड़कर ईश्वर की खोज में निकलना चुना उन्होंने। संत पीपा। और फिर आते हैं अचलदास खींची, जिनका नाम गागरोन के सबसे दुखद और वीर अध्याय से जुड़ा है,
साका। बिल्कुल। अचलदास खींची, उनका शासनकाल गागरोन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था और उनके समय में ही गागरोन ने अपना पहला साका देखा। साका। जी, साका राजस्थान के इतिहास में शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ये युद्ध की भीषणता और उसके त्रासद परिणामों को भी दर्शाता है। साका शब्द तो सुना है, लेकिन इसका ठीक ठीक मतलब क्या होता है, ऐसे थोड़ा और समझाएंगे? साका एक विशिष्ट राजपूती परंपरा थी। ये तब निभाई जाती थी जब युद्ध में हार निश्चित दिखती थी और दुश्मन से कोई समझौता संभव नहीं होता था। अच्छा। ऐसी स्थिति में किले की रक्षा करने वाले योद्धा केसरिया वस्त्र पहनकर, सिर पर केसरिया साफा बांधकर अंतिम आत्मघाती युद्ध के लिए किले के द्वार खोलकर दुश्मन पर टूट पड़ते थे। इसे केसरिया करना कहा जाता था। केसरिया करना। जी, जिसका अर्थ था या तो विजय प्राप्त करना या वीर गति को प्राप्त होना, लेकिन समर्पण नहीं करना। और किले के भीतर महिलाएं अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर करती थी। जौहर? हाँ, यानी पवित्र अग्नि में सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेती थी। जब केसरिया और जौहर दोनों होते थे, तब उसे साका कहा जाता था। ओह, केसरिया और जौहर मिलकर साका बनता है। जी हाँ, और गागरोन दुर्ग ऐसे दो साकों का साक्षी रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। पहला साका कब और कैसे हुआ? पहला साका हुआ 1423 ईस्वी में। उस समय गागरोन पर वीर शासक अचलदास खींची का शासन था। मालवा, जो उस समय मांडू से शासित होता था, कि सुल्तान होशंग शाह गोरी ने एक विशाल सेना के साथ गागरोन पर चढ़ाई कर दी। होशंग शाह गोरी, मालवा का सुल्तान। जी, भीषण युद्ध हुआ। अचलदास खींची और उनके योद्धाओं ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन दुश्मन की संख्या वो बहुत अधिक थी। अंततः अचलदास खींची ने केसरिया किया और वीर गति को प्राप्त हुए। और रानियों ने? किले के भीतर उनकी रानियों, जिनमें रानी उमा देवी, जो मेवाड़ की राजकुमारी थी, और रानी लीला मेवाड़ी प्रमुख थी, उनके नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जौहर की ज्वाला में स्वयं को समर्पित कर दिया। बहुत ही दुखद। इस भयावह घटना का कोई समकालीन विवरण भी मिलता है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चारण कवि शिवदास गाड़न उस समय किले में मौजूद थे। शिवदास गाड़न? जी, और उन्होंने इस पूरी घटना का आंखों देखा विस्तृत वर्णन अपने ग्रंथ अचलदास खींचिरी वचनिका में किया है। यह ग्रंथ डिंगल गद्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है और गागरोन के पहले साके का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत है। अचलदास खींचिरी वचनिका? हाँ, यह हमें न सिर्फ युद्ध का विवरण देता है, बल्कि उस समय की मान्यताओं, वीरता और त्रासदी का जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। और इस साके से जुड़ी कुछ लोक कथाएं भी हैं, जैसे वो नदी में कुछ फेंकने वाली बात। हाँ, कुछ लोक श्रुतियां भी प्रचलित हैं। एक कहानी यह है कि होशंग शाह ने लंबे घेरे के बाद किले के जल स्रोत यानी नदियों में गाय का मांस फेंकवा दिया था ताकि पानी अपवित्र हो जाए और राजपूत योद्धाओं को पानी के लिए बाहर निकलना पड़े। ओह। हालांकि इसकी ऐतिहासिक पुष्टि मुश्किल है, पर ये कहानियां दिखाती हैं कि युद्ध में कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते थे। और अचलदास खींची के पलंग वाली कहानी, वो क्या है? वो एक और दिलचस्प लोक कथा है। कहा जाता है कि अचलदास खींची की वीरता से होशंग शाह इतना प्रभावित हुआ कि उसने किले पर कब्जा करने के बाद भी उनके शयन कक्ष और पलंग को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक रखा। अच्छा, दुश्मन के पलंग को? हाँ, और बाद में जब किला कोटा रियासत के अधीन आया, तब भी उस पलंग की देखभाल की जाती रही और कहते हैं कि रोज उसके बिस्तर पर कुछ पैसे रखे मिलते थे, जो बाद में किसी अज्ञात कारण से बंद हो गए। अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, अब ये सच है या सिर्फ एक किंवदंती कहना मुश्किल है, पर ये उस दौर में शत्रु की वीरता के प्रति सम्मान की भावना या कम से कम उसकी कहानियों की तरफ इशारा करती है। पहला साका 1423 में हुआ, फिर दूसरा साका कब हुआ? इसके लगभग 21 साल बाद 1444 ईस्वी में गागरोन को एक और भीषण आक्रमण और दूसरे साके का सामना करना पड़ा। जी, इस बार शासक थे पालनसी खींची, जो अचलदास खींची के पुत्र थे। कहा जाता है कि होशंग शाह के कब्जे के बाद मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने पालनसी की मदद की थी और उन्हें गागरोन का किला वापस दिलाया था। अच्छा, कुंभा ने मदद की थी, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। दुर्भाग्य से नहीं। मालवा का अगला सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम, वो होशंग शाह से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली था। महमूद खिलजी प्रथम? हाँ, उसने 1444 में गागरोन पर फिर से आक्रमण किया।
पालनसी खींची ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन वे युद्ध में मारे गए। और एक बार फिर किले की महिलाओं ने जौहर किया। फिर से जौहर? हाँ, और गागरोन पर महमूद खिलजी का अधिकार हो गया। और उसने किले का नाम भी बदल दिया। हाँ, विजय के बाद महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया। मुस्तफाबाद। जी, मध्यकाल में अक्सर विजेता शासक विजित स्थानों के नाम बदल देते थे अपनी सत्ता और विचारधारा को स्थापित करने के प्रतीक के रूप में। हालांकि ये नाम लंबे समय तक लोकप्रिय नहीं रहा और किला आज भी गागरोन के नाम से ही जाना जाता है। हाँ, वो तो है। तो खींची वंश के गौरवशाली लेकिन त्रासद अंत के बाद किला किन हाथों में गया? इसके बाद गागरोन का स्वामित्व कई बार बदला। कुछ समय के लिए मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा के अधीन आया। राणा सांगा के पास? हाँ, जिन्होंने इसे मालवा के असंतुष्ट अमीर मेदिनी राय को सौंप दिया था। फिर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और उसके बाद शेर शाह सूरी का भी इस पर अधिकार रहा। ये दिखाता है कि ये किला कितना महत्वपूर्ण था कि हर बड़ी सत्ता इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। सही बात है, बिल्कुल सेंटर में था ये। और फिर मुगलों का दौर आया, अकबर के समय में गागरोन का क्या हुआ? हाँ, अकबर के साम्राज्य विस्तार के साथ गागरोन भी मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गया और यहाँ ऐतिहासिक दिलचस्प साहित्यिक मोड़ लेता है। साहित्यिक मोड़ कैसे? अकबर ने ये किला बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर के रूप में प्रदान किया था। पृथ्वीराज राठौड़? जी हाँ, पृथ्वीराज राठौड़ न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि डिंगल भाषा के एक महान कवि भी थे। डिंगल ये कौन सी भाषा है? मतलब राजस्थानी का ही एक रूप है? हाँ, ये पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख साहित्यिक भाषा और काव्य शैली है। वीर रस और श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा। और पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी गागरोन दुर्ग में रहते हुए अपने प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना की थी। वेली कृष्ण रुक्मणी री यहीं लिखी गई थी? जी हाँ, इसी किले में। इस ग्रंथ को डिंगल साहित्य का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। 5वां वेद? क्या बात है! वही पृथ्वीराज राठौर जिनका महाराणा प्रताप से भी संबंध बताया जाता है, पीथल और पाथल वाले? बिल्कुल वही पीथल यानी पृथ्वीराज। अकबर के दरबार में रहते हुए भी मन से महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रशंसक थे। एक प्रसिद्ध किस्सा है कि जब अफवाह उड़ी कि महाराणा प्रताप निराश होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले हैं, तो पृथ्वीराज ने उन्हें पत्र लिखकर उनका मनोबल बढ़ाया था। कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पीठल और पाथल इसी प्रसंग पर आधारित है और राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है। हाँ, सुनिए मैंने वो कविता। तो गागरोन दुर्ग इस ऐतिहासिक और साहित्यिक घटना का भी साक्षी रहा। अद्भुत! साहित्य का इतना महत्वपूर्ण काम इस किले में रचा गया। इसके बाद किला किसके पास गया? मुगलों के बाद बादशाह शाहजहां ने यह किला कोटा के हाड़ा शासक राव माधो सिंह के पुत्र राव मुकुंद सिंह को दे दिया। कोटा के हाड़ा शासकों को? जी। इसके बाद से लेकर भारत की आज़ादी और रियासतों के विलय यानी 1948 तक गागरोन दुर्ग कोटा रियासत का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? मतलब गागरोन दुर्ग सिर्फ पत्थर और चूने की दीवारें नहीं है, यह इतिहास का एक जीवंत अध्याय है। निश्चित रूप से इसका सामरिक महत्व वो तो निर्विवाद था। मालवा, गुजरात, मेवाड़ और हड़ौती के संगम या चौराहे पर स्थित होने के कारण यह व्यापारिक मार्गों और राजनीतिक सीमाओं पर नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। जिसने भी गागरोन पर नियंत्रण रखा, उसने एक तरह से मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर अपनी धाक जमाई। बिल्कुल। और इसकी विरासत सिर्फ युद्धों और राजनीति तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि हमने देखा। बिल्कुल नहीं। 21 जून 2013 को गागरोन दुर्ग को राजस्थान के 5 अन्य पहाड़ी किलों आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर और जैसलमेर के साथ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान के पहाड़ी किले समूह के तहत, है ना? जी हाँ, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के नाम से यूनेस्को ने संभवतः इनकी अनूठी राजपूत सैन्य वास्तुकला, प्राकृतिक सुरक्षा प्रणालियों जैसे गागरोन का जलदुर्ग होना और इनके लंबे और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मान्यता दी। ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए इसके महत्व को रेखांकित करता है। और हमने देखा कि कैसे ये किला अलग अलग संस्कृतियों के मिलन का भी गवाह रहा है। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का भी एक प्रतीक है। जहाँ एक ओर मधुसूदन मंदिर है, वहीं दूसरी ओर मीठे शाह की दरगाह है और दोनों ही स्थल आज भी पूजनीय हैं।
यह खींची राजपूतों के असाधारण शौर्य और बलिदान की कहानी कहता है, तो साथ ही यह वास्तुकला की विशिष्टता का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। बिना नींव के बनना, 3 परकोटे होना, नदियों के संगम पर जल प्रबंधन की अद्भुत व्यवस्था, ये सब मिलकर इसे अद्वितीय बनाते हैं। इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी अपने आप में एक अध्ययन का विषय लगता है। प्राकृतिक चट्टानी सुरक्षा, पानी का घेरा और फिर वो 3 परकोटे, गजब। बिल्कुल, किले की बनावट ऐसी थी कि इसे दूर से आसानी से देखा नहीं जा सकता था, जिससे अचानक आक्रमण करना मुश्किल होता था। किले में प्रवेश के लिए सीधे रास्ते नहीं थे, बल्कि घुमावदार, संकरे रास्ते थे जो दुश्मन की सेना की गति को धीमा कर देते थे। और जैसा कि कुछ स्रोतों में संकेत मिलता है, संभवतः मुख्य द्वार पर लकड़ी का एक उठने वाला पुल, ड्रैब्रिज जिसे कहते हैं, वो भी रहा होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर ऊपर खींच लिया जाता था, जिससे किला पूरी तरह अभेद्य हो जाता था। तो गागरोन दुर्ग के इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि कैसे ये किला अपनी बिना नींव वाली अविश्वसनीय संरचना, नदियों के संगम पर बनी अद्भुत जल दुर्ग स्थिति, साकों के माध्यम से वीरता और त्रासदी के चरम को छूने वाले इतिहास, संत पीपा और पृथ्वीराज राठौड़ जैसे महान व्यक्तित्वों से अपने जुड़ाव और यूनेस्को विश्व धरोहर के प्रतिष्ठित दर्जे के कारण वास्तव में भारत के सबसे अनूठे किलों में से एक है। ये वाकई विचारणीय है। युद्ध और विजय के उस क्रूर दौर में, जहां अक्सर पराजित के निशान मिटा दिए जाते थे, अचलदास खींची के पलंग वाली लोक कथा, चाहे वो तथ्यात्मक हो या ना हो, एक दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या सवाल? क्या शत्रु की वीरता का भी सम्मान करने की कोई अलिखित परंपरा या भावना मौजूद थी, या ये बाद में गढ़ी गई कहानियां हैं जो इतिहास को थोड़ा और मानवीय दिखाने की कोशिश करती हैं? ये प्रश्न हमें मध्यकालीन भारत में युद्ध, सम्मान, सत्ता और स्मृति की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करते हैं। सही कहा, सोचने वाली बात है ये तो। और ये भी कितना अद्भुत है कि आज वही स्थान जो कभी इतने संघर्ष, रक्तपात और मानवीय त्रासदी का केंद्र रहा, अब एक शांत ऐतिहासिक विरासत स्थल के रूप में दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है, उन्हें अपने अतीत से सीखने और जुड़ने का अवसर देता है। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में हमारे